दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम स्वर्णकाल के पहले बजट की चर्चा करेंगे। दोस्तों, बजट वो सरकारी फरेब है जिससे बहला फुसलाकर आम जनता के वोट बैंक पर डाका डाला जाता है। अप्रैल फूल से 2 महीने पहले 1 फरवरी को यह पेश होता है और अप्रैल फूल के दिन ये बजट लागू भी हो जाता है। राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो करना होता है वो कहा नहीं जाता। बजट के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये एक चुनाव से प्रेरित बजट है ये नहीं कहा गया। और क्यों न हो, फिलहाल केंद्र सरकार की 3 बड़ी मजबूरियां हैं। पहली, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है, यानी मोदी सरकार का ये दूसरे चरण का आखिरी संपूर्ण बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए मतदाताओं को निराशा दूर करके उन पर उपकार जताना आवश्यक है। इसलिए वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्णा ने पहले ही घोषणा कर दी कि ये बजट सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। बजट की सुबह मंसूर नकवी ने ये कार्टून बनाकर, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारी कहानी सुना दी। इसमें मोदी और मतदाता के बीच निर्मला सीतारमण का बजट और सत्ता की चाबी सब कुछ है, यानी सब खुश है। बीजेपी का सबसे भरोसामंद वोटर मिडिल क्लास है, मगर पिछले 8 सालों से बजट में उसकी अनदेखी की गई। महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी इत्यादि से वही त्रस्त रहता है, मगर कमर वाले इसे मुस्लिम द्वेष का चूरन देकर बहलाते रहते हैं। अब इस शराब का खुमार उतरने लगा है। सरकार को शंका है कि कहीं ये वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में लगभग 8 करोड़ से अधिक करदाता हैं। इन लोगों के लिए मोदी जी ने 2014 में टैक्स की हद बढ़ाकर 5 लाख कर दी थी और फिर उन्हें भूल गए। 2023-2024 में आम चुनाव के चलते निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग को राहत देकर 5 लाख के बजाय 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स को शून्य कर दिया है, यानी 7 लाख तक जिनकी आमदनी है उनको 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नए बजट में मध्य वर्ग का जितना फायदा हुआ, उच्च वर्ग को उससे अधिक मिला, क्योंकि उन्हीं से नोट लेकर गोदी मीडिया को खुश किया जाएगा और प्रचार से चुनाव जीता जाएगा। ये सरकार जन कल्याण के काम तो करने में रुचि नहीं रखती, इसलिए उसे यही सब करना पड़ता है। इस बजट ने महंगाई से परेशान लोगों को निराश किया है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम चुनाव के कारण गैस सिलेंडर की कीमत घटेगी, लेकिन उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। मनरेगा का बजट भी जो है वो घटा। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में बढ़ोतरी से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं हो सकेगा। पिछले साल सरकार का अपना दावा है कि उसने 70 लाख नौकरियां दी हैं। अगर इसको सच मान लिया जाए तब भी ये 2 करोड़ से बहुत कम है। सरकार ने अपेक्षा के अनुसार शिक्षा पर बजट नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उनको रोजगार देना पड़ेगा। तो सरकार की सोच यह है कि न लोग पढ़े लिखे और न उनको रोजगार देने की समस्या सामने आए। देश में 2014 से पहले 157 मेडिकल कॉलेज थे, अब उनके अंदर नर्सिंग भी सिखाई जाएगी। ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है। और ये कहा गया कि इससे अनुसूचित जनजाति के लोगों को फायदा होगा। अब ये बात तो सिर्फ निर्मला सीतारमण ही जानती हैं कि उनसे जो है वो अनुसूचित जनजाति का कैसे फायदा होगा। ये सरकार शिक्षा क्षेत्र को निजी हाथों में देकर चाहती है कि केवल धनवान लोगों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और गरीब उनकी सेवा करें।
गरीबों से वोट लेने के लिए सरकार के पास बहुत सारे उपाय हैं। उनको भड़काकर, लड़ाई झगड़ा लगाकर, उनकी भावनाओं को उत्तेजित करके उनसे वोट लेने में बीजेपी सक्षम हो चुकी है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इस सरकार को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इस बजट ने नवयुवकों को निराश किया, क्योंकि उन्हें उनकी जो अपेक्षा थी कि भाई इसकी वजह से कम मोबाइल फ़ोन सस्ता हो जाएगा और इससे जो है वो दूसरी चीज़ें जो मोबाइल के साथ इस्तेमाल होती हैं उन पर जो 18% का जो जीएसटी लगता है वो घटकर 12 हो जाएगा, तो उनको जो है वो सस्ते में ये सब चीज़ें मिलेंगी। परंतु उनका भी क्या दोष, उन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है। अगर उनको वोट देने का अधिकार होता तो ये सब होता। तो इसके अलावा अगर आप ये देखें कि उनको बहलाने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो है एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का वादा कर दिया। यानी एक ऐसी चीज़, एक वर्चुअल चीज़ जो है वो बनेगी और पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, और उससे जो है वो बच्चे कोई फ़ायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। लेकिन ये कि बजट में उनका जिक्र कर दिया गया, उनका उल्लेख हो गया और उनको इस तरह से टरखा दिया गया। जनता खान पान की कीमत में कमी चाहते थे, मगर सरकार ने इसकी ओर भी नहीं ध्यान दिया, उल्टा फूड सब्सिडी घटा दी। इससे राशन पर अनाज लेने वालों को नुकसान हो सकता है। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मुफ्त अनाज एक और वर्ष दिया जाएगा, ताकि ये लाभार्थी उपकार मानकर वोट दे दें और इसके बाद उनकी किस्मत जिंदा रहें या परलोक सुधार जाएं। इस बजट में किसानों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अगले 3 सालों तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद दी जाएगी। यानी जो नॉर्मल फार्मिंग है उनके लिए कुछ नहीं है। जन कल्याण के लिए रखी जाने वाली राशि अक्सर खर्च नहीं होती। ऐसा लगता है कि इसका भी यही हाल होगा। जो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, इनसे किसानों का कोई डायरेक्ट भला नहीं होगा। कृषि कर्ज का टारगेट 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया तो गया, लेकिन इससे पशुपालन, डेयरी और मछली पालन करने वाले लोग फायदा उठाएंगे। भारत को ग्लोबल फूड हब बनाने के लिए हैदराबाद में केंद्र बनाने की योजना से आम किसान के बजाय पूंजीपति फायदा उठाएंगे। कृषि में स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चर फंड बनाया गया है, वो भी कृषि विद्यालय के छात्रों का भला करेगा। सवाल ये है कि मोदी जी ने जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था उसका क्या हुआ। मोदी सरकार अगर 10 सालों तक हुकूमत करने के बावजूद इसमें विफल हो गई है तो किसान उन्हें फिर से वोट क्यों दे। किसानों को तो ये खतरा भी है कि फिर से चुनाव जीतकर अगर मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी का संकट दूर करने की खातिर किसान कानून फिर से लागू कर दिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बागबानी प्रोजेक्ट के लिए रखे गए 2,200 करोड़ रुपए बहुत कम हैं। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज की कीमत 8,000 करोड़ है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड में 66% की बढ़ोतरी की है। अब ये बजट 69,000 करोड़ हो गया है, जो अच्छी बात है। 2022 तक देश के सारे नागरिकों को पक्के घर देने का जो वादा मोदी जी ने किया था वो तो इससे भी पूरा नहीं होगा। बीजेपी सोच रही थी कि आम जनता राम मंदिर और सेंट्रल विस्टा को देखकर अपनी झोपड़ी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए अब वो चिंतित हो गई है। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी है। सवाल ये है कि उस सेक्टर को कैसे संभाला जाएगा। वहाँ पर निर्माण क्षेत्र में जो है वो रोजगार के ताल्लुक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वो उसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। अगर वो धंधा मंदा हो जाए तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा निर्माण हो जाता है। बड़े शहरों में सस्ते घर विकट समस्या है। सरकारी टैक्स और ड्यूटी के कारण घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र में
लोगों को सरकार से अपेक्षा थी, मगर यहाँ भी निराशा हाथ लगी, यानी सरकार ने ड्यूटी में कोई कमी नहीं की। सरकार ने इस बार रेलवे बजट बढ़ाकर 2.4 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। पूंजी निवेश का खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है, लेकिन इससे यात्रियों का फायदा नहीं होगा। लोग लंबी दूरी की ट्रेन में सफर की राहत की अपेक्षा कर रहे थे, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी राशि सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स, हवाई अड्डों और सड़क बनाने पर जो है वो खर्च हो जाती है। इस बार 25 नए हवाई अड्डे और हेलीपैड का निर्माण होगा, जिन पर मंत्री, संतरी और पूंजीपति उतरेंगे। आम आदमी उनको देख देख कर खुश हो जाया करेंगे। इससे न सिर्फ ठेकेदारों का बल्कि कमीशनखोर राजनेताओं के भी वारे न्यारे हो जाएंगे, और इलेक्शन के साल में तो उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर जनता को कुछ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-2024 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है, लेकिन अगर किसी गंगवा तेली को राजा भोज की उपाधि दे दी जाए तो वो सम्राट नहीं हो जाता। ये बजट ऊंची दुकान का फीका पकवान है। इससे सीतारमण के अनुसार बताए गए संपूर्ण विकास, आखिरी नागरिक तक पहुंच और युवाओं की क्षमता में बढ़ोतरी का सपना साकार नहीं होगा। इस बजट में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन एनवायरनमेंट का तो बहुत उल्लेख हुआ, परंतु भगवा रंग कहीं नहीं आया। और खुद निर्मला सीतारमण ने भी वामपंथियों वाली लाल साड़ी पहनकर बजट पेश किया, इसलिए बाइकॉट गैंग की भावना बहुत आहत हुई है। फिर भी इसमें चुनाव सभा के अंदर शोर शराबा करके जनता को बहलाने फुसलाने का बहुत सामान है, और ये खोटा सिक्का सियासत के बाजार में खूब चलता है, क्योंकि भोले भाले भारतीय मतदाता पर मजहर इमाम का ये शेर फिट बैठता है। अक्सर ऐसा भी सियासत में हुआ करता है। मजहर इमाम कहते हैं कि अक्सर ऐसा भी सियासत में हुआ करता है कि समझ बूझ के खा जाते हैं धोखा कोई। तो दोस्तों, हम लोग समझ बूझ कर भी चुनाव के समय पर धोखा खा जाते हैं और उन राजनेताओं का भला कर देते हैं जो 5 साल तक कोई काम नहीं करते और हमको बहलाते फुसलाते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा, ये था हमारा नया बजट। आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।